तो लिखिए बच्चे लोग, क्या पढ़ रहे हैं आज हम लोग? डैम्प्ड ऑसिलेशन। ठीक है, लिखिए डैम्प्ड ऑसिलेशन। अब डैम्प्ड ऑसिलेशन में क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग रियल वर्ल्ड की बात करें और एक हमारा पेंडुलम, क्या है? पेंडुलम। आपने क्या किया? पेंडुलम का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कराया और उसको थीटा जीरो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दिया। कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दिया? थीटा जीरो, और छोड़ दिया। ठीक, तो अब ये क्या करने लगेगा? ऑसिलेट करने लगेगा, है ना? क्या समय के साथ साथ इसका एम्पलीट्यूड थीटा वही रहेगा फिक्स, कि कम होगा? कम होगा। जो एनर्जी इसकी है, टोटल एनर्जी, भाई जितना मैं पोटेंशियल एनर्जी ऊपर ले जा रहा हूं उतनी तो मैं टोटल एनर्जी दिया, जितना भी ये हाइट ऊपर गया। जब ये थीटा कम होने लगेगा तो ये जो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी मैं दिया था वो भी क्या होने लगेगी? कम होने लगेगी। तो समय के साथ साथ एम्पलीट्यूड और एनर्जी इसका कम हो जाना, इसी को बोलते हैं डैम्प्ड ऑसिलेशन या डैम्पिंग ऑफ ऑसिलेटरी मोशन। आ रही बात समझ में? डैम्पिंग ऑफ ऑसिलेटरी मोशन। ठीक है, यानी ऑसिलेटरी मोशन जो हो रहा है, एम्पलीट्यूड उसका बड़ा है और धीरे 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 वो कम होते जा रहा है, एनर्जी भी कम होते जा रही है और धीरे से वो स्टॉप हो गया, है ना? अब ये होता क्यों है? क्योंकि रियल वर्ल्ड में होता है बच्चों क्या? नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। क्या होते हैं? नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। तो जब ये मोशन कर रहा है तो हवा में कर रहा है, और हवा में क्या लगता है? हवा में लगता है एयर रेजिस्टेंस। हवा में लगता है एयर रेजिस्टेंस। तो जब ये मोशन कर रहा होगा, सपोज अभी ये इस पॉइंट पे है और नीचे आ रहा है, तो इसकी वेलोसिटी ऐसी होगी टेंजेंशियली, है ना? अब आप जानते हैं कि जो एयर रेजिस्टेंस होता है वो क्या करता है? जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में एक रेजिस्टिव फोर्स लगाता है ना? ठीक, जो कि क्या करेगा? एक नेगेटिव वर्क करेगा, क्योंकि मोशन के ऑपोजिट है, डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट है, तो क्या करेगा? एक नेगेटिव वर्क करेगा। तो ये नेगेटिव वर्क, इस नॉन कंजर्वेटिव फोर्स जो एयर रेजिस्टेंस लग रहा है, वो धीरे धीरे इसकी एनर्जी क्या करेगा? खाएगा। एनर्जी खाते 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 इसकी क्या हो जाएगी? एनर्जी जीरो हो जाएगी, ना काइनेटिक बचेगी ना पोटेंशियल। आ रही बात समझ में? टोटल एनर्जी कम हो जाएगी। तो इसी टाइप के मोशन को क्या बोलते हैं? डैम्पिंग ऑफ ऑसिलेशन या डैम्प्ड मोशन। ठीक है, तो अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है डैम्प्ड ऑसिलेशन? आप ये लिख लीजिए, इन डैम्पिंग amplitude and energy of SHM dies out due to work done by non conservative forces, due to work done by non conservative forces। ठीक है, तो ऐसे क्या होता है? ये डाई आउट हो जाता है। चलिए, अब ये डैम्प हो रहा है तो समय के साथ इसका एम्पलीट्यूड कम होते जा रहा है। तो हम लोग डिराइव करने की कोशिश करते हैं कि इसका एम्पलीट्यूड टाइम पे कैसे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, कैलकुलेशन के लिए। ठीक है, तो लिखिए इक्वेशन ऑफ डैम्प्ड ऑसिलेशन। ठीक, इसके लिए हम लोग क्या एक सिचुएशन लेते हैं। सिचुएशन ऐसी लेते हैं कि ये आपके पास क्या है? एक स्प्रिंग है जिसके एंड में क्या लगा हुआ है? एक एम मास लगा है। स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है? के। और ये सरफेस क्या है? स्मूथ। सरफेस स्मूथ है बच्चों, सरफेस क्या है? स्मूथ। लेकिन एयर रेजिस्टेंस मौजूद है। एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट नहीं करना है, एयर रेजिस्टेंस मौजूद है। अब क्या होगा? ये बात याद रखेंगे। सपोज अभी ये अपने बीच के कहीं मोशन पे है, मतलब ये कितने डिस्प्लेसमेंट पे है? एक्स डिस्प्लेसमेंट पे है। अब इस एक्स डिस्प्लेसमेंट में इसको आइसोलेट करके इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो देखो, अभी ये
इस तरफ, क्योंकि एक्सटेंडेड है स्प्रिंग, तो फोर्स किधर लगेगा, इधर लगेगा kx। पहला एक फोर्स क्या लग रहा है इधर, kx। इसका एक्सिलरेशन किधर है, अभी इसी तरफ होगा, kx की तरफ होगा। और वेलोसिटी किस तरफ है, सपोज अभी ये जाते टाइम है, वेलोसिटी इस तरफ है, ठीक। क्योंकि आप जानते हैं डिस्प्लेसमेंट जिधर होता है वेलोसिटी उस तरफ होती है, और फोर्स उसके ऑपोजिट लगता है, ठीक है। अब आप देखिए, जिधर वेलोसिटी होती है, जिधर क्या होती है, वेलोसिटी होती है, एयर रेजिस्टेंस होता है उसके ऑपोजिट लगता है हमेशा। यानी जो रेजिस्टिव फोर्स होगा एयर रेजिस्टेंस के कारण, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होगा वेलोसिटी, नेगेटिव ऑफ वेलोसिटी। जिधर वेलोसिटी उसके उल्टे तरफ, क्योंकि नेगेटिव वर्क करता है हमेशा, तो नेगेटिव होगा वेलोसिटी के। अब हम लोग यहां पर लिख देते हैं दिस विल बी इक्वल टू bv। तो b क्या है, एक कांस्टेंट, इसको बोलते हैं बच्चों डैम्पिंग कोफिशिएंट। क्या बोलेंगे, डैम्पिंग कोफिशिएंट। ये जितना बड़ा होगा यानी रेजिस्टिव फोर्स उतनी ज्यादा लग रही है। आ रही बात समझ में, बी। अब तो इधर इसकी इस इंस्टेंट पे वेलोसिटी v है, तो इस इंस्टेंट पे इसको फोर्स कितना लग रहा होगा, bv। इस डायरेक्शन में लग रहा होगा, माइनस bv होता है, तो v उधर है तो bv लग रहा होगा इधर, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसका वो लिखते हैं, क्या, इक्वेशन ऑफ मोशन लिखते हैं। क्या लिखते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन। तो देखो माइनस bv माइनस kx माइनस bv माइनस kx बराबर ma। नेट फोर्स बराबर मास इनटू एक्सीलरेशन, ठीक है। बताओ v को क्या लिख सकता हूं, माइनस v dx बाई dt लिख सकता हूं इंस्टेंटेनियस, माइनस kx बराबर m, इस a को क्या लिख सकता हूं, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, डबल डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स। आ रही बात समझ। अब सब कोई माइनस वालों को भी एक तरफ भेजता हूं, तो क्या इक्वेशन बन रही है, देखो बड़ी सी, m डबल डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम प्लस b डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम प्लस k इंटू डिस्प्लेसमेंट बराबर 0। तो ये बच्चों एक डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया, किसका, डैम्प्ड ऑसिलेशन का। क्लियर बात। अब इसका सॉल्यूशन हमारे स्कोप से बाहर है। जैसे हम लोग खाली इतना पार्ट रहता था, ये हटा दो, kx बराबर माइनस एम ए वाला, तो उसका सॉल्यूशन हम करके दिखाए थे, ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से आ रहा था, सिंपल हार्मोनिक साइनोसॉइडल इक्वेशन y बराबर a sin ओमेगा t प्लस थीटा। इसका सॉल्यूशन करना, यानी डिराइव करके लाना थोड़ा टफ है, तो हम लोग क्या करेंगे, सीधा याद रख लेंगे कि फाइनल रिजल्ट क्या होगा, यानी इसका सॉल्यूशन क्या होगा, ठीक है। तो लिखिए इसका सॉल्यूशन क्या होगा, तो यहां पर लिख रहा हूं साइड में, है ना। तो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन तो होगा, लिखो बच्चों क्या होगा, मेरे खुद याद नहीं है, हाँ याद है, तो लिखो x बराबर a जीरो ई का पार माइनस बी टी बाई टू एम, ठीक, कॉस ओमेगा डी टी प्लस फाइव, शायद। हम्म हम्म हम्म। अरे नहीं, वो ए में माना है इस तरफ, ऐसे मान लिया, कुछ ऐसा वो थोड़ी है, नेगेटिव आ गया तो साइन का है, ठीक है। ये समझ में आया। तो क्या आ गया, ए जीरो ई का पावर माइनस बी टी बाई टू एम कॉस ओमेगा डी टी प्लस फाइव। समझ में आया बच्चों। तो ये इसका क्या हो गया, सोल्यूशन। अब इस इक्वेशन में चीजें देखते हैं क्या क्या है, ठीक है। पहला तो एम्पलीट्यूड क्या लिखा है, ए जीरो ई का पावर माइनस बी टी बाय टू एम, ठीक। तो इसमें बच्चों ये जो ए जीरो है वो है इनिशियल एम्पलीट्यूड। जैसे अभी सिंपल पेंडुलम के केस में मैं क्या किया था, उसको कितना थीटा जीरो एंगुलर एम्पलीट्यूड दिया था, वैसे ये इनिशियल जो, जैसे स्प्रिंग को कितना खींच के मैं छोड़ रहा हूं, यानी कितना एम्पलीट्यूड में दे रहा हूं, वो है इनिशियल एम्पलीट्यूड, ठीक है। ये जो बी है अभी आप जानते हैं क्या है, डैम्पिंग कोफिशिएंट। ये किस पे डिपेंड करता है,
रेजिस्टिव फोर्सेस पे, है ना, जो भी रेजिस्टिव फोर्स है उसका कोफिशिएंट है, एयर रेजिस्टेंस हो या फ्रिक्शन हो या जो भी चीज रहेगा, ठीक है, अपोजिट टू वेलोसिटी, अपोजिट टू वेलोसिटी, ठीक है। जो टी है वो क्या है, टाइम, और एम क्या है, जो मास जो ऑसिलेट कर रहा है। ये हो गया आपका एम्पलीट्यूड वाला इक्वेशन, ठीक। फिर इसमें मल्टीप्लाइड क्या रहता है, इसमें मल्टीप्लाइड रहता है क्या, कॉस ओमेगा डी प्लस फाइव। ये जो ओमेगा डी है ना, जो रिजल्टिंग एसएचएम हो रहा है, डैम्ड ऑसिलेशन हो रहा है, उसका ओमेगा भी कम होते जा रहा है। क्या होते जा रहा है, ओमेगा भी कम होते जा रहा है। जैसे इनिशियल जब छोड़ा था ना ए जीरो लेके, तो जो पहला साइकिल के लिए ओमेगा था ना, वो दूसरा साइकिल के लिए ओमेगा नहीं रहेगा, फिर ओमेगा और कम होगा, ओमेगा और कम होगा। तो ओमेगा डी क्या है, जो डैम्पिंग फोर्स के साथ जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है ना, वो है, ठीक। आ रही बात समझ में। अब देखो कैसे लेंगे उसको। हाँ, तो ओमेगा डी होगा, नहीं टी भी मल्टीप्लाइड है, हाँ टी, ओमेगा डी टी, ठीक है। तो ओमेगा डी बराबर क्या होगा, अंडर रूट के बाय एम माइनस बी बाई टू एम का होल स्क्वायर। और ये जो होगा वो किससे छोटा होता है, ओमेगा जीरो से छोटा होता है। अच्छा, ये चेंज नहीं होगा ना समय के साथ, यानी जब डैम्प हो रहा है तब क्या ऑसिलेशन, तब क्या फ्रीक्वेंसी है, यानी जो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी रहती है ना उससे कम होगी, लेकिन जब डैम्पिंग हो रहा है तो थ्रू आउट ये कांस्टेंट रहेगी। हरी बात समझ, क्योंकि सारी चीजें कांस्टेंट है, के एम बी टू एम, लेकिन ये लेस देन रहेगी किससे, ओमेगा से। ओमेगा क्या होता है, खाली के बाय एम होता है ना, उसमें ये माइनस करके अंडर रूट करें तो जाहिर सी बात है ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी से क्या रहेगी, कम। समझ आई बात, पक्का। तो ये हो गया आपका क्या, डैम्पिंग इक्वेशन, ठीक। एसएचएम का इक्वेशन किसके लिए, डैम्पिंग के लिए, जो ऑसिलेशन क्या हो रहा है समय के साथ साथ, जिसका एम्पलीट्यूड और एनर्जी कम होते जा रही है। अच्छा, एनर्जी क्यों कम हो रही है ये भी देखते हैं। सपोज आपने क्या किया, एनर्जी कितना कम हो रही है भी देखते हैं ना। तो आपने क्या किया, एक एम मास लिया और ये मीन पोजीशन से उसको कितना खिसकाया, एम्पलीट्यूड तक खिसकाया और छोड़ दिया, है ना। भाई यहां से रिलीज करोगे तो यहाँ वेलोसिटी क्या हुई, जीरो हुई, तो ये एक्सट्रीम पोजीशन हुई। तो बताओ आपने टोटल एनर्जी कितनी दी है सिस्टम को, टोटल एनर्जी आपने ये दी ना, हाफ के ए स्क्वायर। अब अगर कोई भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स यहां लग नहीं रही है तो टोटल एनर्जी तो इतनी रहेगी। अभी ये टोटल एनर्जी पोटेंशियल के फॉर्म में, बीच में क्या होगा, कुछ पार्ट काइनेटिक कुछ पार्ट पोटेंशियल, लेकिन ओवरऑल ऐड करोगे तो हाफ के ए स्क्वायर ही रहेगी। लेकिन अब हमको समझ में आ गया कि ए तो क्या हो रहा है, समय के साथ चेंज हो रहा है। तो ए अब क्या आ जाएगा, ई बराबर हाफ के, ये आ जाएगा ए जीरो ई का पार माइनस बी टी बाय टू एम का होल स्क्वायर। आ रही बात समझ, तो इसको ऐसा लिख सकते हो आप, हाफ के ए जीरो स्क्वायर इंटू ई का पार माइनस बी टी बाय एम, ई का पार माइनस बी टी बाय एम। ये होगी एनर्जी ऑसिलेशन, है ना। अब देखो इस इक्वेशन का और इस इक्वेशन का अपन ग्राफ कैसे बनाते हैं, इस इक्वेशन का और इस इक्वेशन का ग्राफ कैसे बनाते हैं, ठीक है। देखो, तो एम्पलीट्यूड का क्या इक्वेशन था, ए बराबर ए जीरो ई का पार माइनस बी टी बाई टू एम था, एम्पलीट्यूड एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो अपन बनाते हैं एम्पलीट्यूड एज अ फंक्शन ऑफ टाइम क्या होगा। सपोज एक ग्राफ लेते हैं, ये समय है और ये एम्पलीट्यूड है, ठीक है। तो t इक्वल टू जीरो पे, t इक्वल टू जीरो पे एम्पलीट्यूड क्या रहेगा बच्चों, e का पार जीरो वन, तो क्या रहेगा ए जीरो, इनिशियली ए जीरो है, और इंफिनिटी पे क्या हो जाएगा, e का पार माइनस इंफिनिटी जीरो होता है, तो इंफिनिटी में जाके क्या होगा, जीरो। तो अपन ग्राफ देखेंगे तो ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा, अभी ए जीरो है टी इक्वल टू जीरो पे, और ये इंफिनिटी पे जाके क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, अप्रोच करेगा, नहीं काटेगा नहीं कभी, ये तो मैं काट दिया, ठीक है ना, ऐसा हो जाएगा। सिमिलरली एम्पलीट्यूड तो ऐसा होता है ना, ए जीरो से माइनस ए जीरो, तो ये भी होगा। आ रही बात समझ में, पक्का।
तो एम्पलीट्यूड कैसा कम होते जाएगा बच्चों, ऐसा। समझ में आई बात? और धीरे से क्या हो जाएगा, जीरो। धीरे से मतलब बहुत धीरे से, इंफिनिटी टाइम। समझ में आई बात? ग्राफ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना? ये जो येलो लाइन है ना, उसका इक्वेशन है क्या, ए जीरो ई का पावर माइनस बी टी बाय 2m। और ये बीच में ऑसिलेट कैसा कर रहा है बता रहा हूं, ठीक। सेम ये ग्राफ समझ में आया? सेम अपन एनर्जी का भी ग्राफ बना सकते हैं। एनर्जी भी क्या हो रही है, ई एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, हाफ के ए जीरो का स्क्वायर। ये तो कांस्टेंट है। जो टर्म टाइम पे डिपेंडेंट है वो क्या है, माइनस बी टी बाय एम, है ना? माइनस बी टी बाय एम, टू कट गया ना उसमें, स्क्वायर किए तो। अब एनर्जी का ग्राफ अगर बनाएंगे तो भी वैसे ही बनेगा। ये है एनर्जी टाइम के रेस्पेक्ट में, और ये है समय। तो एनर्जी का भी ग्राफ कैसे बनेगा, इनिशियल एनर्जी क्या होगी बच्चों, ई जीरो, विच विल बी इक्वल टू हाफ के ए जीरो का स्क्वायर, और समय के साथ इंफिनिट टाइम में जीरो हो जाएगी, ठीक। क्लियर? ये हमेशा पॉजिटिव रहेगी, इसका नेगेटिव तरफ नहीं बना रहे हैं, क्योंकि ये इसमें ए जीरो का स्क्वायर हो रहा है, तो स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। ऊपर ए भी गया तो भी, नीचे ए भी गया तो भी, ठीक है। एक्स प्लस एक्स माइनस एक्स दोनों के लिए पॉजिटिव रहेगा। समझ में आएगी नहीं बच्चों? पक्का? एक कर्व है ना, स्ट्रेट लाइन जैसा तो नहीं दिख रहा, ई का पावर एक्स वाला ग्राफ है, ठीक है। जानते हो ई का पावर माइनस एक्स का तो बनाई हूं आप लोग ग्राफ मैथ्स में, फंक्शंस में। समझ में आया बच्चों? ये दो चीजें क्लियर में। अब एक इसमें लिखो चीज नई, नई नहीं है, पुरानी आप लोग ले, नहीं, क्रिटिकल डैम्पिंग। ठीक, क्रिटिकल डैम्पिंग, ठीक है। तो देखो अभी हम लोग इक्वेशन क्या लिखे हैं डैम्पिंग का, x बराबर ए जीरो ई का पार माइनस बी टी बाय टू एम कॉस ओमेगा डी प्लस पाई, ओमेगा डी टी, हाँ टी, टी को नेग्लेक्ट कर रहा हूं बार बार, ठीक। तो मैं क्या बोलूंगा, क्रिटिकल डैम्पिंग कब बोलूंगा, कि भाई ओमेगा जीरो उसकी सपोज नेचुरल फ्रीक्वेंसी थी, क्या थी, के बाय एम। अगर एक पार्टिकल ऐसा एस एच एम कर रहा है बिना डैम्पिंग के, और के है, तो उसकी नेचुरल एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होती है, अंडर रूट के बाय एम। तो जैसे ही डैम्पिंग चालू होना, ये जो है ओमेगा डी, ये जीरो हो जाए। ओमेगा डी क्या हो जाए, जीरो। ओमेगा डी क्या हो जाए, जीरो। मतलब सडनली तुरंत डैम्प हो जाए, पहले ही साइकिल में डैम्प हो जाए, तो इसको क्या बोलेंगे, क्रिटिकल डैम्पिंग। और क्रिटिकल डैम्पिंग में ओमेगा डी क्या होगा, जीरो। ओमेगा डी क्या होगा, जीरो। ओमेगा डी का वैल्यू क्या लिखे थे बताओ, के बाय एम माइनस बी बाय टू एम का होल स्क्वायर। ये क्या हो जाना है, जीरो। तो एलसीएम लेते हैं, एलसीएम आएगा नीचे टू एम, टू एम का स्क्वायर आएगा, सॉरी फोर एम स्क्वायर आएगा, कितना आएगा, फोर एम स्क्वायर। तो यहाँ फोर एम क्या आएगा, माइनस बी स्क्वायर। ये जीरो कब होगा, जब ऊपर वाला टर्म जीरो हो जाएगा। तो b बराबर क्या आएगा, अंडर रूट फोर एम के, ठीक। जब जो रेजिस्टिव फोर्स, जो आपकी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स लगी, उसका डैम्पिंग कोफिशिएंट किसके बराबर होगा, अंडर रूट फोर एम के। तब डैम्पिंग कैसी होगी, क्रिटिकल डैम्पिंग। आ रही बात समझ में? पक्का? मतलब इक्वेशन ऑफ डैम्पिंग, ये जो एस एच एम में क्या बन जाएगा, ए जीरो ई का पार माइनस बी टी बाई टू एम कॉस फाइव, ठीक। क्या बन जाएगा, कॉस फाइव, ठीक। आ रही बात समझ में? और ग्राफ बनाएंगे तो कैसे बनेगा, सीधा ए जीरो कॉस फाइव से सीधा जीरो, ये जीरो कॉस फाइव होगा, उससे सीधा जीरो, ठीक। इसको क्या बोलते हैं बच्चों, नहीं, ठीक, टच नहीं होगा।
तो ये क्या हो गया बच्चों आपका क्रिटिकल डैम्पिंग। समझ में आया बच्चों? पक्का? ऊपर से तो नहीं गया है ना? लास्ट चीज लिखो इसमें डैम्पिंग में, एवरेज लाइफ। क्या लिखो? एवरेज लाइफ या मीन लाइफ। अब ये क्यों पढ़ना पड़ रहा है एवरेज लाइफ? ऐसे अगर आप बोलोगे कि लाइफ, किसकी लाइफ? किसकी लाइफ? किसकी लाइफ? ऑसिलेशन की लाइफ। ऐसे तो इनफाइनाइट पे जाके डैम्प हो रहा है पूरा, कंप्लीटली डैम्प कब हो रहा है? इन्फिनाइट टाइम में लग रहा है ना? तो हम लोग क्या करते हैं, एवरेज लाइफ को ऐसे डिफाइन करते हैं कि शुरू में उसका ऑसिलेशन एम्पलीट्यूड क्या था? ए जीरो था। उसको 1/e टाइम्स, यानी ए जीरो का 1/e टाइम्स हो जाए, उसमें कितना समय लगेगा, उसको बोलते हैं एवरेज लाइफ। ठीक है? जैसे आप जानते हैं कि ऐसे अब ग्राफ बना रहा हूं मैं, है ना? शुरू में ए जीरो था और ये तो इनफाइनाइट टाइम पे डैम्प हो रहा है, बट टी इक्वल टू इन्फिनिटी तक। तो मैं ये कर दूंगा भी किस टाइम पे, सपोज इस टाइम पे एम्पलीट्यूड क्या हो जा रहा है? ए जीरो बाय ई, है ना? तो ये टाइम, जिस टाइम पे एम्पलीट्यूड इनिशियल का 1/e टाइम्स हो जा रहा है, उसको मैं बोल दूंगा एवरेज टाइम। क्या बोल दूंगा? एवरेज टाइम। तो देखो एवरेज टाइम ऐसे निकाल सकते हैं, ए बराबर ए जीरो ई का पावर माइनस बी टी बाई टू एम है, फंक्शन ऑफ टाइम है। अब ए का वैल्यू क्या हो जाना है? ए जीरो बाय टू। तो टाइम क्या हो जाएगा? टी एवरेज, बी टी बाई टू एम था ना, सॉरी। ठीक है? क्लियर बात? हाँ हाँ, ए जीरो बाई ई, अच्छा टू क्यों लिखा? ए जीरो बाई ई। ठीक है? तो ये कट गया, ये क्या आया? 1/e। क्या आया? 1/e। 1/e बराबर क्या? ई का पार बी टी एवरेज बाय 2m। तो ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा? ई का पावर -1, फिर पावर को क्या कर देंगे? इक्वेट। तो बी टी बाय 2m बराबर क्या आएगा? 1, माइनस माइनस कट गया, तो टी एवरेज क्या आ जाएगा? 2m बाय बी। ये लिख लो, ये क्या है बच्चों? एवरेज टाइम। तो आपको एवरेज टाइम भी पूछ सकता है, रोने की बात नहीं। ठीक है? तो एवरेज टाइम किस किस पे डिपेंड कर रहा है? एक तो मास जो ऑसिलेट हो रहा है, और ठीक है, आगे बढ़े। अच्छा, ये एम्पलीट्यूड के हिसाब से एवरेज लाइफ लगाए, क्या एनर्जी के हिसाब से भी यही आएगा? अगर एनर्जी को बोल दिए कि भाई ई जीरो बाई ई टाइम्स हो जाना है, ठीक है, तो ये किसके लिए? ये एम्पलीट्यूड के हिसाब से देखते हैं। एम्पलीट्यूड जो है उसका ए जीरो बाई ई टाइम्स हो जाना है, जिस टाइम पे वो एवरेज टाइम हो गया। ठीक है? आगे बढ़े, चलो अब लिखो फोर्स्ड ऑसिलेशन। अब डैम्पिंग को काउंटर करने का एक मेथड निकालते हैं। क्या है बच्चों? फोर्स्ड ऑसिलेशन। पहला बात तो ये याद रखो, अगर सपोज एसएचएम हो रहा है और मैं कांस्टेंट फोर्स, कांस्टेंट बोलने का मतलब मैग्नीट्यूड में भी और डायरेक्शन में भी कांस्टेंट है, तो वो ना ओमेगा पे फर्क करता है ना टाइम पीरियड पे फर्क लाता है, बस मीन पोजीशन को चेंज कर देता है। ठीक है? जैसे अपन वर्टिकल स्प्रिंग के साथ देखें, है ना? अब फोर्स्ड ऑसिलेशन में ऐसे करेगा कि एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स जो है वो लगातार क्या करते जा रहा है? डैम्प करते जा रहा है। लगातार हमको क्या कर रहा है? डैम्प कर रहा है। ठीक? तो जितना वो डैम्प कर रहा है उतना नेगेटिव वर्क कर रहा है। तो अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, पॉजिटिव वर्क सप्लीमेंट कर दें किसी एक दूसरे फोर्स से, वो भी टाइम डिपेंडेंट होगा फोर्स, उसकी भी फ्रीक्वेंसी होगी, है ना? तो जितना ये खा रहा है वर्क, उतना ये दे दे, जितना वो खा रहा है उतना ये दे दे, तो हमारा ऑसिलेशन फिर उसी ओमेगा जीरो जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी उससे चलता जाएगा, एम्पलीट्यूड भी ए जीरो है उसी के साथ चलता जाएगा, है ना? तो उसी फोर्स को जो हम देते हैं उसको क्या बोलते हैं? यानी ऐसे ऑसिलेशन को बोलते हैं फोर्स्ड ऑसिलेशन। और अब हम लोग चाहे तो एम्पलीट्यूड बढ़ा भी सकते हैं, अगर ये वर्क डन ज्यादा कर दे, वर्क डन बाय जो ये फोर्स्ड, इन्हें जो एक्स्ट्रा फोर्स लगा रहे हैं, वर्क डन बाय दिस वेरिएबल फोर्स, अगर ये बढ़ा दे रहे हैं, हम लोग समय के साथ क्या करते हैं, इन्हें चेंज करते जाए, या ऐसा कर दें कि ये पॉजिटिव वर्क कर रहा है, तो क्या होगा?
समय के साथ एम्पलीट्यूड बढ़ता भी जाएगा क्योंकि टोटल एनर्जी बढ़ेगी। सारी बात समझ में? तो लिखो सपोज एक ऑसिलेशन हो रहा है। क्या हो रहा है बच्चों? ऑसिलेशन, है ना? है ना? ये आइडियल नहीं है ऑसिलेशन, डैम्पिंग हो रही है। इसकी क्या हो रही है? डैम्पिंग। तो डैम्पिंग क्यों हो रही है? क्योंकि ये सपोज अभी V से इधर जा रहा था तो इसको एक क्या लग रही होगी? रेजिस्टिव फोर्स लग रही थी, है ना? तो रेजिस्टिव फोर्स इस पे क्या कर रही थी? नेगेटिव वर्क। कितना कर रही थी? नेगेटिव वर्क, है ना? ये था वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, फ्रिक्शन हो, ये हो, जो भी हो, है ना? अब हम लोग जो फोर्स लगा रहे हैं बच्चों, एफ डी बोल देता हूं उसको, एफ डी, अगर वो उतना ही वर्क कर दे, पॉजिटिव वर्क, उतना ही क्या कर दे? पॉजिटिव वर्क, तो टोटल वर्क डन क्या हो जाएगा? जीरो। और बाय वर्क एनर्जी थ्योरम नेट वर्क डन जीरो है तो काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहेगी। काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी? काइनेटिक एनर्जी नहीं, टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी। पोटेंशियल तो पोटेंशियल काइनेटिक में तो चेंज होगा, ठीक है? तो टोटल एनर्जी क्या रहेगी? कांस्टेंट। समझ में आएगी नहीं है? तो आपका जो है ये डैम्पिंग क्या होगा? नो डैम्पिंग। फिर जो आपका इक्वेशन था x बराबर a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ऐसा ये चलता रहेगा, ठीक है? आ रही बात समझ में? लेकिन अगर जो नेगेटिव वर्क कर रहा है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, है ना, वो कम हो, किससे? वर्क डन बाय जो एक्सटर्नल फोर्स है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, तो क्या होगा? आपका एम्पलीट्यूड समय के साथ बढ़ता रहे। एम्पलीट्यूड समय के साथ बढ़ेगा और एनर्जी भी बढ़ेगी। यहां पर ए और एनर्जी क्या हो जाएगी? कांस्टेंट। और यहां पर एम्पलीट्यूड और एनर्जी बढ़ेगा। समझ में आया कि नहीं आया? पक्का? ठीक, हरी बात समझ में? अब बच्चों एक दूसरी बात इसमें याद रखना, अब वो फोर्स जो होगा ना, वो कैसा होगा आप सोचते हैं? आप लोग कभी झूले में बैठे हो? झूले में बैठे हो? झूले में, अब झूले में सपोज आपको कोई झूला रहा है, आप अपना बॉडी का पोस्चर चेंज नहीं कर रहे हो, आपको कोई झूला रहा है, तो आप क्या कर रहे हो? आपको ऐसे आगे गया, है ना, और छोड़ दिया। अब आप जो ऑसिलेशन करोगे वो कैसा ऑसिलेशन करोगे? डैम्प होगा धीरे धीरे। भाई ऐसे ही बैठे रहोगे तो झूला हो जाएगा। तो आप क्या करते हो जब किसी को झुला रहे हो? तो जब आप ऐसा सोचते हो, जब वो मीन पोजीशन पे आता है ना, तो आप सोचते हो उतने ही दूर जाए बोल के हल्का सा पुश और दे देते हो। क्या वो पुश कंटिन्यूसली देते हो? हल्का सा पुश दे देते हो, फिर वो पुश को धीरे धीरे कम करते जाते हो, कम करते जाते हो, ताकि वहीं पर वापस पहुंच जाए, फिर हटा देते हो, फिर वहीं तक पहुंच गया, फिर छोड़ देते हो, फिर वापस आता है, आता है, आता है, फिर वापस आने में जितना खर्चा होगा उसको वापस आते समय थोड़ा सा पुश दे देते हो। अब कोई धक्का देने वाला नहीं है तो क्या करते हैं? पैर को दूर करते हैं, ऊपर ले जाते हैं, फिर पैर को नीचे करते हैं, अपना मोमेंट ऑफ इनर्शिया बार बार ऐसा अपने फोर्स को चेंज कर करके क्या करते हैं? झूलने की कोशिश करते हैं, ताकि अपना एम्पलीट्यूड बना रहे। तो आप खुद महसूस करो, ये चीज आप फील की होगी, जो फोर्स लगा रहे हो आप वेरिएबल लगा रहे हो कि नहीं लगा रहे हो? और वो फोर्स की भी एक फ्रीक्वेंसी है जो लग रही है, फोर्स का भी एक साइकिल चल रहा है। आपका फोर्स का वैल्यू बढ़ रहा है, कम हो रहा है, डायरेक्शन चेंज कर रहा है, कम हो रहा है। फोर्स बढ़ रहा है, कम हो रहा है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है, और फिर बढ़ रहा है। और वो फोर्स क्या सप्लीमेंट कर रहा है? जितना डैम्पिंग कॉज हो रहा है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के कारण, उसको सप्लीमेंट करने की कोशिश कर रहा है। आ रही बात समझ में? अब जो डैम्पिंग फोर्स है वो वेलोसिटी पे डिपेंड करती है, ऐसा अपन बोले कि नहीं बोले? तो सपोज एक एसएचएम की वेलोसिटी अगर मैं जनरल किसी एक पॉइंट पे लिख रहा हूं ऐसे नॉर्मली, तो ऐसे लिखूंगा ना, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, अगर एक्स साइन ए साइन ओमेगा टी है तो, है ना? तो जो वेलोसिटी डैम्पिंग फोर्स रहेगी वो भी क्या होगी? बी ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी उस इंस्टेंट पे। हरी बात समझ में? और ये ओमेगा भी अलग अलग हो गए मेगा। तो ये जो डैम्पिंग फोर्स है वो भी क्या हो रही है? फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट है कि नहीं? क्या डिपेंडेंट है? फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट है। तो आप जो सप्लीमेंट करने के लिए फोर्स दोगे ताकि डैम्पिंग ना हो, वो भी इसी फॉर्म की होगी कि नहीं होगी? अरे बात समझ में? एक इसी फॉर्म की होगी, उसका भी क्या होगा? एक एंगुलर फ्रीक्वेंसी होगा, यानी उसका भी एक साइकिल चलेगा कि आप कब फोर्स ज्यादा दे रहे हो, कब फोर्स कम दे रहे हो।
साइनोसॉइडल ग्राफ बनेगा उसका, और उसकी भी एक एंगुलर फ्रीक्वेंसी होगी। तो वो हमको निकालना है, क्या होगी, कितनी होगी, कैसे होगी, उस फोर्स का एम्पलीट्यूड क्या होगा, है ना, और उस फोर्स को रिपीट कैसे करेंगे, उसकी साइकिल रिपीट कैसे करेंगे, है ना। तो उसके लिए लिखिए रेजोनेंस। क्या लिखिए बच्चों, रेजोनेंस, है ना। तो रेजोनेंस कैसी कंडीशन है ये देखते हैं। रेजोनेंस का मतलब क्या है, क्या हो, हाथ क्यों पकड़ दो, ठीक, अब तो दे देना ठीक है, चलिए लिखिए, तो लिखिए इफ एक्सटर्नल एजेंट, लिखो इफ एक्सटर्नल एजेंट या एक्सटर्नल फोर्स इज डूइंग वर्क, डूइंग डूइंग वर्क which is equals to, which is equal to the negative work, which is equals to negative work done by, which is equals to negative work done by कौन, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, then only amplitude and energy can be kept constant, ठीक है। if external force is doing work which is equal to negative work done by the non-conservative force, then only A and E, amplitude and energy, will be kept, can be kept constant. और ऐसा कब होगा, this can be achieved if external force has a particular ओमेगा, ओमेगा बोलने से एंगुलर फ्रीक्वेंसी, भाई एक पर्टिकुलर एंगुलर फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, किसकी, जो एक्सटर्नल फोर्स है उसकी भी, वो भी टाइम डिपेंडेंट फोर्स होगी, तभी ऐसा अचीव किया जा सकता है ना। और इस कंडीशन को क्या बोलेंगे, रेजोनेंस। इस कंडीशन को क्या बोलेंगे, रेजोनेंस। आ रही बात समझ में, पक्का, ऊपर से तो नहीं गया, क्लियर है, ठीक है ना। अच्छा, क्या रेजोनेंस सिर्फ कांस्टेंट रखेंगे तो ही बोल सकते हैं क्या, है ना। रेजोनेंस कंडीशन से अगर हमने एम्पलीट्यूड बड़ा रखे हैं फोर्स का, तो अपन क्या कर सकते हैं, ज्यादा वर्क भी कर सकते हैं, उसी फ्रीक्वेंसी पे अपन ज्यादा वर्क भी कर सकते हैं। तो ज्यादा वर्क भी करेंगे तो भी कोई बात नहीं, वो भी कंडीशन ऑफ रेजोनेंस ही होगी। आ रही बात समझ में। अब झूला झूलते 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 एम्पलीट्यूड बढ़ाते भी जाते हैं ना अपन लोग, वो पूरा छत टच कर देंगे बोलते हैं, पूरा गोल घूम देंगे एक बार, है ना तो ऐसा नहीं, तो एम्पलीट्यूड बढ़ भी सकता है ना, एम्पलीट्यूड एनर्जी बढ़ा भी सकते हो। आगे बढ़े, पक्का, चलो अब लिखते हैं उसका इक्वेशन जो मेरे को याद नहीं है। क्या लिखते हैं बच्चों, इक्वेशन जो मेरे को याद नहीं है, देखो, हाँ नोट्स में तो लिखा ही हुआ है, हाँ देखो, ये सपोज m मास है, ये k है, और वातावरण में क्या मौजूद है, एयर रेजिस्टेंस। वातावरण में क्या मौजूद है बच्चों, एयर रेजिस्टेंस, ठीक है। अब इसको हल्का सा क्या करते हैं, डिस्प्लेस कर देते हैं अपने मीन पोजीशन से x। अब इस इंस्टेंट पे क्या बनाते हैं इसका, फ्री बॉडी डायग्राम। तो ये m मास है, आगे डिस्प्लेस हुआ है तो kx इधर लगेगा। सपोज अभी आगे जा रहा है, कहां जा रहा है, आगे, वेलोसिटी भी कहां लगेगी, पीछे लगेगी, यानी वेलोसिटी आगे है तो bv कहां लगेगा, पीछे, ठीक। अब ये दोनों को काउंटर करने के लिए, ताकि हम एक फोर्स इधर लगाते हैं F, विच इज सपोज F0 साइन ओमेगा टी। क्या लगाता हूं मैं, एक फोर्स लगाता हूं जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, ओमेगा, F0 बराबर साइन ओमेगा टी। अच्छा, इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी वो ओमेगा 0 है, वो क्या है, k/m। और अगर मैं एक्सटर्नल फोर्स ना लगाऊं, डैंपिंग होने लगे, तो ओमेगा क्या हो जाएगी, ओमेगा डी, k/m माइनस b/2m का स्क्वायर, ठीक है, ठीक है।
समझ में बात? तो क्या हो गया, F0 साइन ओमेगा टी लगा रहा हूं। अब इक्वेशन कैसे लिखूंगा देखो, F0 साइन ओमेगा टी माइनस BV माइनस KX बराबर MA। ठीक, माइनस BV माइनस KX बराबर MA। भाई X पॉजिटिव A, ठीक है। अब क्या करते, बस अब ये इक्वेशन आ गया, ये आ गया भाई फोर्स्ड ऑसिलेशन का इक्वेशन। किसका आ गया बच्चों, फोर्स्ड ऑसिलेशन का इक्वेशन। अब जब हम लोग इसके पहले वाले को जब सॉल्व नहीं कर पा रहे थे, तो इसको सॉल्व कर पाएंगे क्या, नहीं कर पाएंगे, है ना। ठीक, तो लिखिए इसका जो सोल्यूशन होगा वो क्या होगा, ये यहां तक लिख लिया, यहां तक लिखो, सोल्यूशन लिखवाता हूं। वो मेरे को खुद को देख देख के लिखना पड़ेगा, लेकिन आप लोग को याद करना पड़ेगा ना, याद करना पड़ेगा, है ना। रेयर है उससे क्वेश्चन, लेकिन आ सकता है। चलिए लिखिए, कुछ नहीं ऐसा कुछ खतरनाक नहीं है, पिछले वाले जैसा लिखो। ए बराबर एम्पलीट्यूड जो होगा वो हो जाएगा F0 बाय M डिवाइडेड बाय ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा 0 स्क्वायर का होल स्क्वायर, वाह, प्लस B ओमेगा बाय M का होल स्क्वायर, और फिर नीचे वाले पूरे का अंडर रूट। ठीक है ना। अब इसमें चीजों के नाम लिख लेते हैं। ये ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सटर्नल एजेंट। ठीक, ये क्या है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी, है ना, क्या है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी। ठीक, ठीक, समझ में आया बच्चों। तो ये है, क्या बोलते हैं, है ना, ये आ गया जनरल इक्वेशन किसका, एम्पलीट्यूड का। F0 क्या है ये तो समझ गए होगे, F0 एम्पलीट्यूड है, डैम्पिंग फोर्स जो लगा है उसका, है ना। ठीक है, F बराबर F0 साइन ओमेगा टी वाला, जो F0 क्या है, फोर्स का एम्पलीट्यूड। ठीक है, F0 बाय M, और अंदर में ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा 0 स्क्वायर का होल स्क्वायर, बी ओमेगा बाय M का होल स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ गया बच्चों, पक्का, ऊपर से तो नहीं गया। अब इसमें दो केस हो सकता है, क्या केस हो सकता है, दो। पहला केस, ओमेगा लगभग बराबर है ओमेगा 0 के। ओमेगा क्या है बच्चों, लगभग बराबर है ओमेगा 0 के, समझ में। और दूसरा केस ये हो सकता है कि B टेंड्स टू 0। ठीक, पहला केस क्या हो सकता है, ओमेगा बराबर है लगभग किसके, ओमेगा 0 के, है ना। तो जब ओमेगा लगभग बराबर है ओमेगा 0 के, तो ये वाला टर्म क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो ऐसे केस में क्या होगा, समय के साथ साथ एम्पलीट्यूड बढ़ता जाएगा और क्रिटिकली बढ़ता जाएगा, बढ़िया तेजी से। ठीक, और B टेंड्स टू 0 वाला जो केस होगा, B0 का मतलब क्या है, एयर रेजिस्टेंस क्या है, एयर रेजिस्टेंस क्या है, नेग्लिजिबल, है ना। तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, 0। और A का वैल्यू फिर क्या ले लेंगे, F0 बाय M बाय अंडर रूट ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा 0 स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये होल स्क्वायर से बाहर आ जाएगा, तो A बराबर क्या बचेगा, F0 बाय M डिवाइडेड बाय ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा 0 स्क्वायर। तो ये है फोर्स्ड ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड बिना डैम्पिंग के, विदाउट डैम्पिंग, और ये फोर्स्ड ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड विद डैम्पिंग। अच्छा, ये जो ओमेगा 0 है ये अपन K बाय M लेंगे कि वो वाला वैल्यू लेंगे, ओमेगा D लेंगे, है ना। ये ओमेगा 0 जो है वो क्या रहेगा, ओमेगा D, है ना, ये वाला, मतलब डैम्पिंग के साथ जो ऑसिलेशन हो रहा था वो वाली फ्रीक्वेंसी लेना है। ठीक, हाँ, दोनों केस।
समझ में आया बच्चों? पक्का क्लियर? तो ये हो गया आप लोग का क्या, डैम्पिंग और फोर्स ऑसिलेशन। ठीक है, अब क्या बनाते हैं इससे रिलेटेड सवाल। चलो बच्चों, क्या बनाते हैं बच्चों सवाल, किससे रिलेटेड, डैम्पिंग। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या बोला है, इन फोर्स्ड ऑसिलेशन अब भी पढ़े लेटेस्ट, द एम्पलीट्यूड इज मैक्सिमम फॉर अ फ्रीक्वेंसी ओमेगा 1, कि ओमेगा 1 के लिए फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है, ठीक, फोर्स की जो फ्रीक्वेंसी है, ठीक, while the energy is maximum for frequency omega 2 of the force, ठीक, एनर्जी मैक्सिमम ओमेगा 2 के लिए है, एम्पलीट्यूड मैक्सिमम ओमेगा 1 के लिए। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2? भाई जब डैम्पिंग नहीं होगी या डैम्पिंग को आप काउंटर कर दोगे तभी तो आपका एम्पलीट्यूड और एनर्जी मैक्सिमम रहेगी। तो आप क्या करते हो, जितना डैम्पिंग फ्रीक्वेंसी लग रही है उतना ही आप क्या करते हो, फ्रीक्वेंसी किसका लगा देते हो, जो फोर्स आप लगा रहे हो फोर्स ऑसिलेशन के लिए उसका, ओमेगा बराबर ओमेगा डी, ओमेगा बराबर ओमेगा डी। तो दोनों ही केस में सेम होगा ना, ओमेगा 1 और ओमेगा 1, तो दोनों ओमेगा डी के बराबर ही होगा। आ रही बात समझ में? तो क्या पूछा है, व्हाट इज द रिलेशनशिप? तो दोनों ही क्या चीजें हैं बच्चों, सेम। एनर्जी और एम्पलीट्यूड मैक्सिमम करने के लिए क्या है, कंडीशन ऑफ रेजोनेंस, और कंडीशन ऑफ रेजोनेंस एक ही है ना, कब, जब वो फ्रीक्वेंसी ओमेगा डी के बराबर हो जाए। तो दोनों ही केस ओमेगा 1 ओमेगा 2 दोनों ही किसके बराबर होगी, ओमेगा डी की। समझ में आई बात? पक्का? आगे बढ़े, चलिए भाई, अरे बाप रे मर गए। फॉर द डैम्ड ऑसिलेटर शोन इन फिगर, मास ऑफ ब्लॉक कितना दिया बच्चों, 200 ग्राम, मास है 200 ग्राम, के दे दिया है कितना, 80 न्यूटन पर मीटर, एंड द डैम्पिंग कांस्टेंट बी ये दे दिया है 40 ग्राम पर सेकेंड। कैलकुलेट, पहला तो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, पहला क्या बच्चों, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। बताओ भाई टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन क्या होता है, ये वर्टिकल स्प्रिंग है एम मास का, क्या पढ़े अपन, 2 पाई अंडर रूट एम बाय के, यही पढ़े। तो ये तो सीधा आ जाएगा बच्चों, वैल्यू डाल दो सीधा, टी बराबर 2 पाई होता है, एम क्या होता है 200 ग्राम, तो 200 बाय 1000 इंटू क्या, के कितना है 80, क्या हो गया बेटा, गले में खराश। तो टी बराबर क्या आएगा, 2 पाई अंडर रूट, इसको काटा पिटी कर दो, 1 2 3 4, ये 2 जीरो में से और ये 2 40 आ गया है ना, तो 1/400, 1/400, 1/400 क्या होगा बच्चों, नहीं काटा ना, अरे तो इसको काट के 40 लिखा ना, इसको तो 0 लिखा है, ठीक है। तो क्या है 2 पाई/20, तो पाई/10 सेकेंड कितना आएगा बच्चों, पाई/10 सेकेंड। ठीक, समझ में आया बात? पक्का? अगला, हाँ, इनिशियल टाइम पीरियड निकाल रहे हैं, 2 पाई अंडर रूट क्या m/k, ठीक, टाइम पीरियड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगला बच्चों, टाइम टेकन फॉर इट्स एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन टू ड्रॉप टू हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू, मतलब ए को क्या हो जाना, a0 है इनिशियल, a0/2, ये मिटा दूं क्या, नेक्स्ट पेज में बनाते हैं। तो अभी नेक्स्ट पेज में तो ये आ गया ऐसा, देखो तो आपको पता है फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला पता है, ये बराबर a0 e का पार माइनस BT/2m, तो एम्पलीट्यूड को क्या ड्रॉप हो जाना है, हाफ, तो क्या होगा a0/2 बराबर a0 e का पार माइनस BT/2m होगा। a0/2 से a0 कट गया, 1/2 आया, e को नीचे लाना है तो क्या लोगे, log, तो ln 1/2 बराबर माइनस BT/2m, तो माइनस को इधर भेज दो, इसको पलटीकरण कर लो, तो क्या हो जाएगा log 2 हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा log 2।
तो क्या लिखेंगे, log 2 कितना होता है, नेचुरल log 2, नेचुरल log 0.69 कितना होता है 0.69 बराबर b कितना दिया था देखो 40, लेकिन ग्राम में, तो डिवाइड बाय क्या करेंगे 1000। t कितना है निकालना है, 2 कितना है 2 है, m कितना है 200 बाय 1000। अच्छा ये भी कट गया, ग्राम ग्राम था, ये दोनों कट गया, ठीक, 2 2 जा 4 कट गया, तो यानी यहाँ 100 बचेगा, ऐसा नहीं है ना, और यहाँ पर क्या बचेगा 10, तो एक जीरो से एक जीरो कट गई, तो क्या है बच्चों 1/10, तो ये इधर जाएगा, तो टाइम कितना आएगा बच्चों 6.9 सेकेंड्स, ठीक। तो इतने समय बाद एम्पलीट्यूड ओरिजिनल का क्या हो जाएगा आधा, ठीक। अगला क्या बोला है, अगला ये बोला है हाँ, टाइम फॉर मैकेनिकल एनर्जी टू ड्रॉप हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। अब ये बात याद रखना बच्चों, हम लोग ये लिखे थे देखो, ऐसा लिखे थे देखो, E बराबर हाफ के ए जीरो स्क्वायर ई का पार माइनस बी टी बाई 2m नहीं था, क्या था माइनस बी टी बाई एम। ये जो है इसको इनिशियल एनर्जी बोल सकते हो चाहो तो, शुरू में जब एम्पलीट्यूड ए जीरो दिए थे तो इनिशियल टोटल मैकेनिकल एनर्जी कितनी थी, हाँ, तो ई को ऐसा लिख सकते हो क्या देखो, ई जीरो ई का पार माइनस बी टी बाय 2m, सॉरी 2 तो नहीं रहेगा ना, बी टी बाय एम लिख सकते हैं बच्चों। तो अब ई जीरो इनिशियल था, उसका क्या हो जाना है हाफ, ठीक। तो ये बना लेते हैं अपन यहां पर, तो क्या होगा ई बराबर ई जीरो ई का पार माइनस बी टी बाय एम, तो ई जीरो बाई 2 कितने टाइम पे होगा निकालना है, तो आ जाएगा ई का पार माइनस बी टी बाय 2m, ई जीरो से ई जीरो कट गया, फिर ये लॉग वॉग लेंगे दोनों साइड, log 2 क्या आ जाएगा 0.69 बराबर, इस बार क्या रहेगा खाली बी टी बाय एम, क्या रहेगा बी टी बाय एम, बार बार 2m लिख रहा हूं, बी टी बाय क्या रहेगा एम स्क्वायर हो गया ना, तो 0.69 बराबर, अच्छा बी टी बाई 2m करे थे तो जो वैल्यू आया था उसका आधा आ जाएगा जस्ट, ठीक है 0.69 का आधा, तो b कितना है 20 40 कितना है 40, t m कितना 200, 0 0 4 5 जा, ये 5 कहाँ चले गया ऊपर, तो 0.69 इंटू 5, ये क्या आ गया बच्चों टाइम, तो कितना हो जाएगा 3.4 समथिंग 3.45, समझ में आई बात, पक्का क्लियर है, ऊपर से तो नहीं गया, आगे बढ़े बच्चों। हाँ, अगला क्वेश्चन बच्चों क्या बोला है, व्हेन एन ऑसिलेटर कंप्लीट्स 100 ऑसिलेशंस its amplitude reduces to 1/3 of its initial value, what will be its amplitude when it completes 200 oscillations, ठीक, क्या बोला है, when an oscillator completes 100 oscillation its amplitude reduced to 1/3 of its original value, what will be its amplitude when it completes 200 oscillations, आ रही बात समझ में, ठीक है। तो देखो सबसे पहले तो लिख सकते हैं ए का वैल्यू फॉर्मूला लिखते हैं, क्या होगा ए जीरो ई का पार माइनस बी टी बाय 2m, ये लिख सकते हैं। तो 0 से 100 ऑसिलेशन तक ही गया होगा, क्या होगा 0 से 100 ऑसिलेशन तक गया होगा, सपोज इसको टाइम लगा t1, कितना टाइम लगा t1, आ रही बात समझ में, तो अपन ये लिख सकते हैं क्या देखो a0/3 बराबर a0 e का पार, ये माइनस बी बाई 2m को कुछ भी एक कांस्टेंट मान लो, k मान लो, क्या मान लो k नहीं, k तो स्प्रिंग कांस्टेंट होता है, लैम्डा मान लो, क्या मान लो लैम्डा, तो माइनस लैम्डा t1 लिख सकता हूं, ठीक। अब बताओ 0 से 100 में इतना लगा, व्हाट विल बी इट्स एम्पलीट्यूड व्हेन इट कंप्लीट्स 200 ऑसिलेशन, तो 0 से 200 में कितना समय लगेगा, डबल लगेगा, 0 से 200 में कितना समय लगेगा 2t1 डबल लगेगा। अब क्या करते हैं, सपोज इसको मान लेते हैं a डैश, कितना होगा एम्पलीट्यूड a डैश, यहां लिख लेते हैं a0 e का पावर माइनस लैम्डा 2t1, ऐसा लिख सकते हैं। अब दोनों को क्या करते हैं, नहीं मजा नहीं आएगा, कर देते हैं
दोनों क्या कर दो, डिवाइड। डिवाइड किए, ऐसे मजा नहीं आएगा, टाइम निकाल के दूसरे में डाल देते हैं, ऐसे में अच्छा लगेगा, ऐसे में अच्छा लगेगा। तो पहले वाले से ए जीरो कट गया, log 3 बराबर क्या आएगा, माइनस लैम्डा टी वन आएगा, माइनस नहीं प्लस हो जाएगा ना, उल्टा कर दिया तो टी वन का वैल्यू क्या आया, लैम्डा बाय एल एन थ्री। टी वन का वैल्यू क्या आया, लैम्डा बाय एल एन थ्री। अब इधर डाल देते हैं, तो ए डैश बराबर आएगा ए जीरो ई का पार माइनस लैम्डा इंटू टू इंटू टी वन की जगह क्या डालेंगे बच्चों, एल एन थ्री बाय लैम्डा होना चाहिए ना टी वन का वैल्यू, हाँ एल एन थ्री बाय लैम्डा, ये देखो बच्चों, ठीक, लैम्डा लैम्डा कट गया, लैम्डा लैम्डा कट गया। अब बताओ ए डैश बराबर आया ए जीरो ई का पार, ये टू लॉग के बाहर है, पावर में चढ़ा दूंगा, थ्री का स्क्वायर क्या होता है 9, तो क्या जाएगा एल एन 9 माइनस एल एन 9, तो ए डैश बराबर क्या जाएगा बच्चों, ए जीरो बाय 9। लॉग की प्रॉपर्टी जानते हो ना आप लोग, ई का पावर में लॉग तो बाहर आ जाता है, और माइनस साइन था तो पलट गया 1/9, ठीक है। तो ए डैश का वैल्यू क्या है बच्चों, ए जीरो बाय 9, तो क्या होगा, व्हाट विल बी इट्स एम्पलीट्यूड व्हेन इट कंप्लीट्स दोस ऑसिलेशन, क्या होगा 1/9, सही है, समझ में आया बच्चों। तो देखो टाइम पीरियड में फर्क नहीं पड़ता है, टाइम पीरियड में फर्क नहीं पड़ता है, तभी तो 100 ऑसिलेशन में जितना टाइम लिए 200 में उसका जस्ट डबल ले रहे हैं, तो एक ऑसिलेशन में जो टाइम लग रहा होगा वो फिक्स है, वो चेंज नहीं होगा। आ रही बात समझ में, पक्का। नेक्स्ट बढ़े, ये क्या क्वेश्चन है, डैम्पिंग फोर्स ऑफ एन ऑसिलेटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। डैम्पिंग फोर्स ये तो बच्चा बच्चा जानता है, बच्चा यानी बड़े भी जानते हैं आजकल, तो क्या है डैम्पिंग फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, यूनिट ऑफ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी क्या होगा, छी 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 छी, क्या होगा भाई, एफ बाय वी, ये क्या होता है न्यूटन, ये क्या होगा मीटर पर सेकेंड, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू मीटर पर सेकेंड, एक सेकेंड से एक सेकेंड कट गया, मीटर से मीटर कट गया, क्या आया, ठीक, केजी सेकेंड इनवर्स, देखे भी थे अभी पिछले क्वेश्चन में ग्राम सेकेंड इनवर्स दिया ही था, समझ में आई बात कुछ, पक्का, ऊपर से तो नहीं गया, क्लियर है, ठीक। तो ये इससे रिलेटेड थे कुछ क्वेश्चन, ठीक है। अब अपना क्या करेंगे, देखो अपना पूरा सिंपल हार्मोनिक मोशन कंप्लीट हो चुका है, कुछ बचा नहीं, सब चीजें हम लोग लगभग पढ़ लिए, हाँ कुछ कुछ क्वेश्चन में नई नई चीजें अभी जरूर पढ़ेंगे, तो अब हम लोग क्या करेंगे, जो लेवल 2 के क्वेश्चन है और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है अब बनाना चालू करेंगे कल से, ठीक है, ओके। समझ में आया कि नहीं ये टॉपिक, ऊपर से तो नहीं गया,